हेलो एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने इस सेशन में जो है वो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके टेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम HP टेट, HP पटवारी, HP पुलिस, HP फॉरेस्ट गार्ड, हिमाचल प्रदेश सर्विस के अंडर आने वाले डिफरेंट क्लरिकल एग्जाम एंड अलाइड सर्विसेज की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने कमिंग टेट के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको नीव इंस्टीट्यूट में इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप नीव इंस्टीट्यूट की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ किसी भी तरह से ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक आपको फ्री डेमो दिया जाएगा, जिसमें आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या जो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या टीचर यहाँ पे इतने कैपेबल हैं कि वो आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवा सकें। तो इसके लिए जो है वो 1 वीक डेमो फ्री रखा गया है। आफ्टर 1 वीक आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट के मेन क्राइटेरिया हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को देता है, ताकि उनकी पढ़ाई में जो है वो कोई रुकावट ना आए। जहाँ तक HP टेट की फ़ीस की बात है तो हमारे HP टेट की फ़ीस है 1999 रुपीज़, और इस फीस में भी हम जो है वो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स को। आगे मैं आपको बता दूं कि HP टेट में हम जो है मैं आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो HP टेट में मेरे पास रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन आर नोन एज। ठीक है, बोरोन हाइड्रोजन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बोराजोल्स, बोराजीन, बोरेन्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन, जब बोरोन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो हम उसको बोलते हैं बोरेन्स। क्या बोलते हैं? बोरेन्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं बोरेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू वोलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, which do not form azeotropic mixture are close to each other, their separation is best carried out by। देखिए, दो वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, वोलेटाइल कौन से होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो जल्दी इवेपोरेट होते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। एंड मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मतलब एक दूसरे में जो मिक्स हो जाते हैं, जैसे आपका अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है, और वो आपस में एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, ठीक है, और उनकी हम सेपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वोलेटाइल होने वाले लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल होते हैं, जैसे आपका वाटर एंड अल्कोहल का एग्जांपल लेके चले हम, तो देखिए जो अल्कोहल भी इवेपोरेट होता है और वाटर भी इवेपोरेट होता है, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो
जहाँ तक हम देखें आजकल हम देख रहे हैं कि हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी अल्कोहल डला है। हम जैसे ही हाथ सैनिटाइज करते हैं वो एकदम से सूख जाते हैं, क्योंकि जो आपका अल्कोहल है वो वाटर के कंपैरिजन में जब बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स जो इवेपोरेट होते हैं और आपस में मिक्स भी होते हैं, उनको हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है, उससे जो है हम उनको इवेपोरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टू वोलेटाइल लिक्विड्स को, ठीक है, इवेपोरेट होने वाले लिक्विड्स को जो है वो इवेपोरेट कर देते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है हम टेम्परेचर डिफरेंस भी जो है वो बहुत रहता है उसके बीच में, ठीक है। तो टू वोलेटाइल और मिसिबल लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, मैं अल्कोहल एंड वाटर, तो अल्कोहल जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय। देखिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है एंड पैरानाइट्रोफिनोल, दे आर बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इनको हम जो है वो कैसे सेपरेट करते हैं? तो देखिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम सेपरेट करने का हमारे पास एक मेथड है, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या मेथड है? स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन वहाँ करते हैं जहाँ हमने इम्प्योर जो है वो प्योर सैंपल लेना है। जैसे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं तो वो जो क्रिस्टल होते हैं, सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट का, वो इम्प्योर होता है, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो है वो हम उसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स जो इवेपोरेट हो जाते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो कैसे सेपरेट होता है। तो देखिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है सेपरेशन हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है गैसोलीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल बाय इट्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल क्या है। क्रूड पेट्रोलियम, देखो आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है एक फॉसिल फ्यूल है, और समंदर के नीचे जब पौधे और जीव जंतु जो है वो दबे रहते हैं तो हज़ारों सालों बाद जो है वो पेट्रोलियम बनता है। तो ये कच्चा पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम उन पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत से बाया प्रोडक्ट निकलते हैं। मतलब पेट्रोल हमें एकदम से नहीं मिलता, उसमें हमें बहुत से जब हम उसकी सेपरेशन करेंगे तो हमें बहुत से जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो गैसोलीन भी उनमें से एक है। तो जैसे हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है बाया प्रोडक्ट जो है वो निकलते जाते हैं। तो गैसोलीन भी एक बाया प्रोडक्ट है और उसको हम पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको पता है जो पेट्रोलियम होगा उसमें पेट्रोल होगा, डीजल होगा, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे उसमें वैक्सीज निकलेंगी, बहुत कुछ निकलेगा, जिन सबको हम एक नाम देते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से निकलते हैं। और उन सब के जो है वो टेम्परेचर में जो है बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर में बहुत कम अंतर होता है, एक के बाद एक जो है वो रिफाइन करके निकलता जाता है। तो उस प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो गैसोलीन को जो हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो रिमूव करते हैं। पहले भी हमने पढ़ा कि जैसे हम टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ भी पेट्रोलियम में गैसोलीन मिक्स होगी तभी वो इवेपोरेट करके निकलती जाएगी जब हम रिफाइनिंग करेंगे। तो ऐसे लिक्विड्स जो मिसिबल हों, ठीक है, और वोलेटाइल हों, इवेपोरेट हो जाते हो, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट करते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी कम अंतर होता है, एक इवेपोरेट हुआ उसके बाद दूसरा तीसरा, इस तरह से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा। देखिए जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑल एटम्स का वो ज़ीरो ही होता है, सब के लिए नहीं, सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है the properties of the elements are the periodic function of their atomic number, the statement is given by। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जो थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic number, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ऑप्शंस है एन बोहर, तो पता है बोहर ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, और ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और जे.बी. डोबरनियर ने जो है वो ट्रायाड दिया था, मतलब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो 3-3 के सेट में जो है वो अरेंज किया था। डी.आई. मेंडलीव जो थे उन्होंने, उनको पीरियोडिक टेबल बनाने का बेस कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एटॉमिक नंबर, तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी ये दी थी H.G.J. मूसले ने। ठीक है, और मूसले ने जो है वो इसी जो इनकी स्टेटमेंट है इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये स्टेटमेंट दी थी H.G.J. मूसले ने। ठीक है, और इस जो ये स्टेटमेंट है इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे मूसले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे जो है वो आयनिक फॉर्म में है एल्युमिनियम को छोड़ के, तो साइज जो है वो डिफरेंट स्पीसीज का कैसे जो है वो इंक्रीज करता है। देखिए जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा और उनको इलेक्ट्रॉन जो है वो कम खींचने पड़ेंगे। देखिए साइज कैसे करता है एटम का डिपेंड, ये उसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी शेल में हो सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रही है Mg2 पॉजिटिव, तो Mg2 पॉजिटिव में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, क्योंकि 2 इसने दे दिए हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और जो है इलेक्ट्रॉन्स 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 13। तो सबसे छोटा साइज़ किसका हो, सबसे छोटा साइज़ इसका होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसका भी ज़्यादा, एल्युमिनियम का 13, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने को भी 13 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और इसको खींचने को, अपनी तरफ खींचने को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा साइज़ जो है वो मैग्नीशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो एल्युमिनियम का होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखते हैं फ्लोरीन का देखते हैं। देखो फ्लोरीन में जो 9 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मतलब वो उसको अच्छे से नहीं खींच पाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम 13। ठीक है, और सोडियम है, इन्होंने आगे लिखा हुआ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। आगे इन्होंने मैग्नीशियम लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो ये जो है वो ढंग की सीरीज़ नहीं बन रही है। जो ऑप्शन ए है अगर आप सबको चेक करेंगे तो वहीं पे जो है वो सबसे छोटा मैग्नीशियम होगा, फिर सोडियम, फिर फ्लोरीन, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है और उसको कम इलेक्ट्रॉन 10 खींचने पड़ रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसको भी 10 नहीं खींचने पड़ रहे हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसको 10 खींचने पड़ रहे हैं। तो सबसे छोटा साइज जो है वो मैग्नीशियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विद हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कोई एटम है, ठीक है, और ये एटम है
और ये कोई और एटम है, तो दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, ठीक है, और उसने अपनी शेल जो है वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड करनी हो और स्टेबल हो जाना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है NS2NP3। तो यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। NS2NP5 यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। NS2NP4 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। NS2NP6 ये तो हमारे जो है वो 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेज हैं, ये तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये क्यों खींचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक चाहिए और इनका जो ऑक्टेट है ये पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी NS2NP5, ठीक है। तो ये होती है हमारे हेलोजन्स की, किसकी होती है कन्फिग्रेशन, हेलोजन की, और उनकी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 1 के उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? ग्रुप 1 में आते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनको जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप है इनका। इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, तब इनको जो है वो एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं, देयर हाइड्राइड्स आर स्ट्रांगली एल्केलाइन, द मेटल्स आर कोरोडेड बाय एल्कली। ऑप्शन नंबर सी, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर। क्योंकि ये जो है हमारी एल्कली मेटल्स हैं और ये ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं जो एल्केलाइन होते हैं नेचर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे इजीली। ये है एल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, आरबी, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्कली मेटल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये लूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो NS1 होती है, ठीक है। तो अगर इनमें 1 है तो वो इजीली जो है वो उसको लूज कर देते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम H से डिनोट करते हैं। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, सॉरी। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? देखिए जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। जो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है वो है H। क्या है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? H, ठीक है। और वो वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग जो है वो वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें हम, सोडियम प्लस H2O प्लस NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे सोडियम 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, और वहाँ पे भी 1 है। तो ये जो है ये राइट है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे
2 + 1 प्रोडक्ट में हो गई 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में जो है वो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2H2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं H2 यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन 2H यहाँ पे, 4 कंप्लीट है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 आगे लगा है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी जो है वो पूरी है। तो इस जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है, ठीक है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, किसी चीज का ब्रेक होना। तो आपको पता है जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवानी है, मतलब हमें रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक करने पड़ेंगे, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तभी रिएक्टेंट के बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। तो अगर एनर्जी हमें चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को, और जब हम सिस्टम में एनर्जी देते हैं, रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं, तो वो होती हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल फॉर द क्वांटम नंबर n, ठीक है। क्वांटम नंबर n के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो सीधा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एनी क्वांटम नंबर, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे n हो, तो उसके लिए होता है n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो डिफरेंट जोन्स होती हैं, आपको पता है कैंडल की। तो गोल्ड स्मिथ जो है वो जो यूज़ करता है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए, वो कौन सी जोन करता है? नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन, बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं, सोने को पिघलाने के लिए जो है वो गोल्ड स्मिथ नॉन ल्यूमिनस जोन करता है यूज़, क्योंकि सबसे आउटर जोन वही होती है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन भी वही होती है, क्योंकि वो जो है वो ल्यूमिनस जोन की जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करती है। तो नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन होती है, आउटर मोस्ट जोन होती है, उसको जो है वो गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं सोने और चांदी को मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उसमें एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो है ऑप्शन आपके TEL, BTX, TNT, बोथ A एंड B। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि TL का मतलब है टेट्रा इथाइलिन लेड, टेट्रा इथाइलिन लेड। तो टेट्रा इथाइलिन लेड जो है वो पेट्रोल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, नाइलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ फॉलोइंग मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। नाइलॉन जो है एक पॉलीमर है, उसमें मोनोमर यूनिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नाइलॉन है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। और वो किसकी यूनिट से बना है? वो बना है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, ठीक है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसकी मोनोमर यूनिट है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं बेस, और एसिड करते हैं ब्लू से रेड। तो ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ठीक है, आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सुजेस्ट टेकिंग। एसिडिटी कब होती है? जब हमारा स्टमक जो है वो HCl एसिड जो है वो स्क्रीट करता है। तो HCl को ख़त्म करने के लिए हमें एंटा एसिड लेना पड़ता है, जो उसकी एसिड की जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और एसिडिटी को ख़त्म कर सके। तो हम जो है वो क्या लेते हैं? वॉशिंग सोडा नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं हम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है, और हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जब एसिडिटी होती है
ठीक है, तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एसिडिटी में हम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो एसिडिटी में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा बेकिंग सोडा। लेकिन जनरली जो है हम एसिडिटी में जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, when an acid for example sulfuric acid react with the metal zinc then it forms। ठीक है, जब कोई एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कोई भी एसिड है, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, वो मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, तो वो मेटल का सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। तो ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप ये क्वेश्चंस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर कमिंग टेट एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।